Hello everyone, this is Prakar and welcome back to this video. So today we will talk about the most important topic in our subject geography and that is continental drift. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ पर कई सारे लैंड मासेस हैं एंड वाटर बॉडीज हैं। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो रिसर्चर्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट हैं पहले एक पास थे और धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर जाते चले गए। और इसमें सबसे पहला प्रयास जो था वो एफ बी टेलर द्वारा किया गया था। हालांकि इनसे पहले भी कुछ लोग थे, बट एफ बी टेलर का प्रयास जो था वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है और इसी वजह से इसे ही बेस माना गया आगे चल के इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो कि अल्फ्रेड वेगनर और बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई जिसमें हैरी हेस ने इन सब चीजों को इंक्लूड किया। और एफ बी टेलर जो थे इनका सबसे पहला प्रयास माना जाता है इस फील्ड में। हालांकि एंटोनियो स्नाइडर हो गए और कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी वगैरह जो जेफरीज द्वारा दी गई थी, उन्होंने भी इन सब चीजों के बारे में बताने की कोशिश करी। पर जो एफ बी टेलर थे, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को एक आधार प्रदान किया जिनका हम आगे चल के दूसरी थ्योरीज में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम एफ बी टेलर के बारे में जानेंगे, उन्होंने किस तरह से आगे इन सब चीजों के बारे में बताया। हम इस देखेंगे एफ बी टेलर कौन थे और इन्होंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट के बारे में बताया। फोल्डेड माउंटेन्स जो थे टर्शरी पीरियड के, उसके बारे में बताने की कोशिश करी, और जिसमें कि रॉकीज और एंडीज आते हैं, हिमालयाज एंड कॉकेसस हम देख सकते हैं ये किस तरह से फॉर्म हुए। बेसिकली इन्होंने इस छोटे से अपने हाइपोथेसिस में इसे बताने की कोशिश करी। तो इन्होंने ये बताया कि क्रेटेशियस पीरियड में दो लैंड मासेस थे और उसमें कैसे ड्रिफ्ट हुआ होगा वो दो कारणों से हुआ, जो कि एक था इक्वेटर बर्ड मूवमेंट और दूसरा था वेस्ट बर्ड मूवमेंट। और कौन सा ऐसा फोर्स था जिसने कि इतनी दूर तक का इन ड्रिफ्ट को कराया, और तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे और बाद में एक छोटा सा इवैल्यूएशन करेंगे और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देर ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई एफ बी टेलर थे कौन। एफ बी टेलर जो थे, इनका जन्म हुआ था 1860 में और ही डाइड इन 1938। तो इन्होंने जो स्पेशलाइजेशन हासिल करी थी वो ग्लेशियल जियोलॉजी, जो कि ग्रेट लेक्स रीजन की थी, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। बट इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये बताना चाहते थे कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ था कॉन्टिनेंट का, वो आखिर हुआ कैसे था। तो इन्होंने 1908 में सबसे पहले इन हाइपोथेसिस के बारे में असम्पशन बनाने शुरू किए और इसे पब्लिश किया 1910 में। और जो हाइपोथेसिस था इनका, इसमें मेन पर्पस यही था कि ये फोल्डेड पीरियड में जो फोल्डेड माउंटेन्स थे टर्शियरी पीरियड के, उसे बताने की कोशिश करी उन्होंने। हालांकि उससे पहले भी कुछ माउंटेन बिल्डिंग पीरियड रहे थे, जैसे कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में रहा था और हमारा कैलेडोनियन पीरियड में रहा था, हर्षिनियन हो गया, और टर्शरी जो था वो हमारा सबसे ज्यादा रिसेंट था। तो इन्होंने पहले के किसी भी माउंटेन बिल्डिंग पीरियड के बारे में ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ टर्शरी पीरियड के बारे में बताया। तो टर्शरी पीरियड में जो माउंटेन्स थे, जिनमें कि हम रॉकीज और एंडीज को देख सकते हैं, एल्प्स हो गए, काकेसस हो गए और हिमालयाज हो गए, उनके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करी। एफ बी टेलर ने यही बताने की कोशिश करी कि जो नॉर्थ और साउथ अरेंजमेंट है रॉकीज का एंड वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट है हमारे हिमालयाज एंड कॉकेसस का। तो बेसिकली ये इन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये बने कैसे रहे होंगे। तो इसके पहले भी जो कई सारे रिसर्च हुए थे उससे इन्होंने हेल्प लिया। तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से हेल्प ली, जिसमें कि जेफरीज ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो हमारी अर्थ है, जब इसका टेम्परेचर स्लो डाउन होना शुरू हुआ तो उस टाइम पे जब 500 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो गया था, तो बेसिकली उस टाइम पे हुआ क्या कि जो हमारी अर्थ का डायमीटर है वो 30 किलोमीटर तक कम हो गया और जो हमारे अर्थ का सरकमफेरेंस है वो अप्रॉक्स 130 किलोमीटर तक कम हो गया। एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि जब आउटर लेयर कूल डाउन हुई, उसकी वजह से हमारे जो माउंटेन्स हैं ये फॉर्म हो गए। उसके बाद जो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये एंटोनियो स्नाइडर ने पेलग्रिनी के साथ मिलकर दिया। उसमें उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जो नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका के जो पोलर बेल्ट रीजन है, जो बेसिकली न्यूफाउंड रीजन में पाया जाता है, और ये वेस्टर्न यूरोप में जो कोल बेड रीजन है, ये एक जैसे है। यहाँ पे जो रॉक सिमिलैरिटीज है वो एक तरह की है। तो जो टेलर महोदय हैं, उन्होंने जो एंटोनियो स्नाइडर का जो ये जो कॉन्सेप्ट था, उससे इन्होंने हेल्प लिया। तो जो एंटोनियो स्नाइडर ने अपने यही बताया कि जो पहले के जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक एक दूसरे से पास रहे होंगे, तभी वहां पे जो रॉक स्ट्रक्चर है, जो कोल वगैरह हम देख रहे हैं,
वो एक जैसे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर है पूरा वो सेम है। धीरे धीरे ड्रिफ्ट वगैरह हुआ, इसकी वजह से ये कॉन्टिनेंट जो है एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो जो टेलर महोदय हैं, इन्होंने क्रेटेशियस पीरियड से शुरू किया। तो क्रेटेशियस पीरियड में इन्होंने ये बताया कि दो लैंड मास रहे थे उस टाइम पे, जिसे हम लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो टेलर महोदय ने यही बताया कि नॉर्थ पोल में जो था वो लॉरेशिया था, एंड साउथ पोल की तरफ था, उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और जो कॉन्टिनेंट थे वो बेसिकली सियाल से बने होते हैं, जिसे हम सिलिका और एल्युमिनियम से जानते हैं, जो कि ओशनिक क्रस्ट पर फ्लोट कर रहे होते हैं। जब कॉन्टिनेंट क्रस्ट, तो भाई इनका यही मानना था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हल्की होती है और ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो भारी होती है। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश करी कि जो कॉन्टिनेंट है वो जब डिस्प्लेस किए तो दो तरह से वो उनका मूवमेंट हुआ होगा। एक जो था वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा, और एक था इक्वेटरवर्ड मूवमेंट रहा। जो वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में था, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रहा, वो लॉरेशिया था। एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जो था उसे हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जब ये वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा हुआ, तो वेस्टवर्ड मूवमेंट और ये इक्वेटरवर्ड मूवमेंट बेसिकली हुआ क्या, तो उन्होंने ये बताया कि एक फोर्स था उस टाइम पे, टाइडल फोर्स, जो मून के द्वारा लगाया गया था। उसी की वजह से ये दोनों जो चीजें हुई, जो मूवमेंट हुए, ये इन्हीं मून की वजह से ही हो पाए। टेलर महोदय ने यही बताने की कोशिश करी कि जो हमारा जो मून है वो बेसिकली अर्थ का ही एक पार्ट है। और बस हम लोग साइंटिस्ट वगैरह जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से थिया नाम का प्लेनेट आया था, जो कि अर्थ से टकराया, और उसकी वजह से ही जो ग्रेविटेशनल पुल था अर्थ का, उसकी वजह से उसने मून को अपनी ऑर्बिट में ही ट्रैप कर लिया, और ये तभी से अर्थ का सैटेलाइट बन गया, और अर्थ को ही ये ऑर्बिट करता रहता है। और टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, टेलर ने ये बताने की कोशिश करी जो हमारा मून है वो बेसिकली अर्थ से ही निकला हुआ है। जहाँ पे आज पैसिफिक ओशन हम देख सकते हैं, वहां पे जो रॉक था वहां पे, वही वहां से निकल कर बेसिकली आज हम देख सकते हैं कि वो मून के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब अर्थ से धीरे धीरे दूर जा रहा था, तो टेलर का यही कहना है कि उस टाइम पे जो मून का ग्रेविटेशनल पुल था इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से उसने कॉन्टिनेंट्स वगैरह को डिस्प्लेस कर दिया। और एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि स्ट्रेचिंग वगैरह हुआ, स्प्लिट हुआ, और उसकी वजह से जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ उस वहां पे लॉरेशिया में, तो उसकी वजह से बेफिन बे, लेब्राडोर सी एंड डेविस स्ट्रेट बन गया। और जो गोंडवाना लैंड का रीजन था, वहां पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट एंड रॉस सी डेवलप हो गया। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश करी कि ये किस तरह से बने। तो जो वेस्टवर्ड मूवमेंट रहा, उसमें इन्होंने ये बताया कि ये सब मून ने ही किया हुआ है। तो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल था उसकी वजह से ही उसमें खिंचाव हुआ, और उसी वजह से बेफिन बे हो गया, डेविस स्ट्रेट हो गया, लेब्राडोर सी, ये हम देख सकते हैं। और एज अ रिजल्ट अंटार्कटिक रीजन में भी यही हुआ कि रॉस सी वगैरह बन गया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट वगैरह बन गए। तो एवेल्यूएशन में हम देखते हैं कि इन्होंने, जो टेलर महोदय हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हजारों किलोमीटर तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी वजह से टर्शरी फोल्डेड माउंटेन्स बन पाए। और कुछ लोगों ने ये बताया है कि 32 से 64 किलोमीटर भी अगर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होता तो भी कॉन्टिनेंट बन सकते थे। बट जो टेलर का यहाँ पे कहना है कि 1000 किलोमीटर तक का मूव किया तभी कॉन्टिनेंट बन पाए होंगे। कहीं पर भी इन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि जो रिवर्स का सेडिमेंट है, जब, जैसा कि कोबर ने ये बताया कि जियोसिंक्लाइन होता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो फिर उनमें मतलब एक दूसरे के पास जाने से वो जो जियोसिंक्लाइन होता है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हम बेस्ट एग्जांपल हिमालयास को देख सकते हैं। तो टेलर महोदय ने कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं किया। तो बाद में आर्थर होम्स में आए। आर्थर होम्स ने ये बताना चाहा कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस तरह का मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा फोर्स रहा होगा जो इंटरनल ही रहा होगा अर्थ में, उसी वजह से इस तरह का हो सकता है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश करी है, वो जो इंटरनल फोर्स रहा होगा उसी वजह से इस तरह का कोई मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो टेलर ने बाद में ये बताने की कोशिश करी अपनी कन्वेंशनल करंट थ्योरी में कि एस्थनोस्फेयर में कन्वेंशनल करंट डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, ओशनिक क्रस्ट हो गई, जो प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे से मूव कर पाती हैं। कोई एक दूसरे से दूर जाती है तो कोई दो एक दूसरे से पास आती है। तो इस तरह से हम इस इवैल्यूएशन में देख सकते हैं। तो एफ बी टेलर ने इसमें अपनी हाइपोथेसिस में यही बताया कि किस तरह से टर्शी पीरियड के फोल्डेड माउंटेन्स थे। इन्हें सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता है कि इन्होंने किसी और जो माउंटेन बिल्डिंग पीरियड थे उसके बारे में ना बता के सिर्फ और सिर्फ कुछ एजम्पशन बनाए, और टर्शी फोल्डेड पीरियड के माउंटेन के बारे में ही बताया। और इन्होंने ये बताने की कोशिश करी
कि जो मून का जो फॉर्मेशन है रॉक का, वो एज सेम होना चाहिए था अर्थ के बराबर। जो अर्थ में हम लोग रॉक फॉर्मेशन देखते हैं वो सेम होना चाहिए था, बट आज के टाइम में क्या है, जो दोनों का फॉर्मेशन ऑफ द रॉक है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंस हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस किसने दिया था, जो और वेगनर महोदय ने जो अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।